जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आगाज़ किया था चैप्टर नंबर 4 का जो कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है और उसमें हमने कुछ बुनियादी चीज़ों को डिस्कस किया और उसके बाद ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज़ चेन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हमने जो है देखा था कि 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हम तक़सीम करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को 2 हिस्सों में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, और जबकि जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ कि जो अल्केन्स हैं वो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह ये थी कि सिग्मा बॉन्ड को आसानी के साथ तोड़ा नहीं जा सकता। और आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान बनता है। मज़ीद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप यही याद रखें कि सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, उसको आसानी के साथ नहीं तोड़ा जा सकता। जबकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड मौजूद होता है और अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, और ये दोनों क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद हैं और पाई बॉन्ड भी मौजूद हैं। पाई बॉन्ड जो क्योंकि कमज़ोर होते हैं, उनको आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्केन्स की निस्बत। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके जनरल फार्मूले, जो कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, जबकि अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। ये इनके जनरल फार्मूले हैं। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है। इस तरह भी पूछा जा सकता है, और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूले बताएं। तो ये क्योंकि सैचुरेटेड हैं, ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, तो वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का भी पूछ सकता है। तो आपने ये फिर तीनों जनरल फार्मूले जो हैं इनके लिखने हैं। उसके बाद जनरल फार्मूलों का फ़ायदा क्या है, इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी अल्कीन या अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन की तादाद मालूम कर सकते हैं अगर हमें कार्बन की तादाद बता दी जाए तो। फ़र्ज़ करें कैसे, मैं एक अल्केन की बात करता हूँ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अल्केन है जिसके अंदर कार्बन की तादाद जो है वो 5 है, बताएं उसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी। तो यही फार्मूला फिर अल्केन के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, तो n की जगह आपने 5 पुट कर देना, जो नंबर बताएगा वो यहाँ पर लिख देना। तो C5 यहाँ पर 5 पुट करें तो 5 2 × 10 जमा 2 12, तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद होगी 12। तो फार्मूले की मदद से हम हाइड्रोजन की तादाद मालूम कर सकते हैं। अगर वो पूछता है कि एक ऐसा अल्केन में जिसमें कार्बन की तादाद 7 है, तो n की जगह 7 आप पुट करेंगे, और यहाँ पर भी 7 पुट कर देंगे। 7 2 × 14 और 2 16, तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद होगी 16। तो एमसीक्यूज़ में इस तरह पूछा जा सकता है कि एक अल्केन है जिसके अंदर कार्बन की तादाद इतनी है, बताएं उसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी। तो ये फार्मूला लगा के आप किसी भी अल्केन के अंदर हाइड्रोजन की तादाद मालूम कर सकते हैं। सेम अल्कीन्स के अंदर फिर ये फार्मूला लगाएंगे। अल्कीन का जो है फार्मूला आसान है, जितने कार्बन होंगे उससे 2 गुना जो है उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होंगे, क्योंकि 2n है, हम हमेशा n को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कार्बन की तादाद जो है वो 10 होगी, तो हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे, 20 होंगे अल्कीन्स के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक अल्कीन है जिसके अंदर कार्बन की तादाद जो है 6 है, उसमें बताएं हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, तो उसमें 12 होंगे। तो डबल कर देनी है इस जनरल फार्मूला के मुताबिक। तो ये हाइड्रोजन की तादाद जो है हम इन जनरल फार्मूले की मदद से आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अल्काइन्स में देखें, अगर हमसे पूछता है कि एक अल्काइन है जिसके अंदर कार्बन की तादाद 12 है, बताएं उसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी। तो 12 को यहाँ n की जगह पुट करें, 12 2 बार 24, 24 में से 2 माइनस कर दें 22, तो उसमें हाइड्रोजन की तादाद होगी 22। तो इस तरह हम जो है हाइड्रोजन की तादाद मालूम कर सकते हैं। ये एज अ एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स और उनके सोर्सेस। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमने इस चैप्टर में 3 चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स। मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी हैं, पहले हम इनको जानेंगे कि अल्केन क्या होते हैं, अल्कीन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं, फिर इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे तैयार किए जा सकते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे तैयार किए जा सकते हैं, और उसके बाद ये कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ अल्केन्स और उनके सोर्सेस। तो अल्केन्स का आपको पहले भी पता है, एक तो ये सादा तरीन हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन्स, सबसे सादा हाइड्रोकार्बन्स हैं। उसके बाद अल्केन्स के अंदर तमाम सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होता है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड है इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, उसको आसानी के साथ तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये बहुत कम रिएक्टिव है। क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, इनकी कम रिएक्टिविटी की वजह से हम इनको पैराफिन्स का भी नाम देते हैं। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है कम और एफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी या फिर रिएक्टिविटी। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो उन्हें हम कहते हैं पैराफिन्स। तो ये शार्ट क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपने ये जवाब लिखना है। क्योंकि अल्केन्स के अंदर तमाम सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, यही वजह है कि ये सैचुरेटेड होते हैं और ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इनकी बहुत कम रिएक्टिविटी की वजह से हम इनको पैराफिन्स कहते हैं। जैसा कि पैरा का मतलब है कम और फिन्स का मतलब है एफिनिटी या फिर रिएक्टिविटी। तो ये आपने इसका जवाब लिखना है। उसके बाद जो अल्केन्स हैं ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। पहला तो ये पैराफिन्स हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी कीमियाई खसूसियात की बिना पर हम ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। हर एक ग्रुप को हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। कैसे, जैसे कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स। तो यहाँ पर हम अल्केन्स की बात करेंगे। तो अल्केन्स जितने भी हैं, फ़र्ज़ करो ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, इन तमाम की कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, लेकिन तबई खसूसियात इनकी मुख्तलिफ हैं। तो क्योंकि इन तमाम की कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। और ग्रुप बना रहे हैं तो इनको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अब एक और चीज़ आप याद रखें कि हर ग्रुप मेंबर में अगर हम CH2 ऐड करते जाएँ तो उससे अगला जो है ग्रुप मेंबर आ जाता है। ये होमोलोगस सीरीज़ में हम बाकी में भी देखेंगे। तो होमोलोगस सीरीज़ का मतलब ये है कि कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं। अगर हम एक को स्टडी कर लें तो दूसरों की भी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होंगी। तो और इनमें फ़र्क कितना है, CH2 का। फ़र्ज़ करो CH4 में अगर CH2 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा C2H6। इसमें अगर मैं CH2 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा C3H8। इसमें अगर फिर मैं CH2 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा C4H10। इसमें अगर मैं CH2 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा C5 और H12। तो इस तरह इन सब में क्या कितने का फ़र्क है, CH2 का फ़र्क है। तो CH2 ऐड करते जाएंगे तो ग्रुप का अगला मेंबर आता जाएगा। तो अल्केन्स के बारे में आपने याद रखना है, ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं और इन तमाम की कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं, जिसकी बिना पर हम इनको ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, जिसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने देखनी है कि इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं अल्केन्स। तो सबसे जो बड़ा सोर्स है अल्केन्स का वो है पेट्रोलियम और कुदरती गैस। पेट्रोलियम में भी क्रूड पेट्रोलियम, वो वाला पेट्रोलियम जो ज़मीन से हासिल किया जाता है और उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती है, वो नाखालिस है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, वो होता है क्रूड पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को याद रखें, पेट्रोलियम को निकालने से पहले जब कान की जाती है तो पेट्रोलियम के निकलने से पहले कुछ गैस की मिकदार निकलती है, कुदरती तौर पर गैस निकलती है, उसे हम कुदरती गैस या फिर नेचुरल गैस कहते हैं। तो वो जो गैस है, कुदरती गैस, उसके अंदर 85% मीथेन मौजूद होती है। 85% क्या होती है, मीथेन। और वही गैस, ये जो आपके घरों में गैस आती है, सुई गैस भी जिसे कहते हैं, वो मीथेन ही होती है। और ये जो नेचुरल गैस निकल रही होती है, तो इसी को हम आगे ये चूल्हा जलाने में इस्तेमाल करते हैं, गैस के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसमें ये मीथेन गैस होती है जो इस्तेमाल होती है। और ये कुदरती गैस में कितनी इसकी मिकदार है, 85% मौजूद होती है। उसके बाद क्रूड पेट्रोलियम जो निकलता है, क्रूड पेट्रोलियम से भी हम जो है अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं, जो क्रूड पेट्रोलियम है उसके हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसमें से हम अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं, कुछ मिकदार मौजूद होती है अल्केन्स की। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, याद रखें, किसी भी लिक्विड को, किसी भी चीज़ को गर्म करके उसमें से जो सब्सटेंस हैं या जिस चीज़ से वो मिलकर बना है उनको अलग-अलग कर देना, ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसा कि अगर हम पानी के अंदर नमक को हल कर दें, नमक को हल करने के बाद
अच्छी तरह हल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, पानी सारा बॉयल हो जाएगा। और जब पानी सारा बॉयल होकर वेपर्स में तब्दील हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे नमक बच जाएगा जो उसके अंदर मौजूद था, क्योंकि नमक के वेपर नहीं बने, क्योंकि नमक का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। पानी का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इनको गर्म करके अलग-अलग कर सकते हैं। नमक अलग हो गया, पानी अलग हो गया। इसी तरह जो क्रूड पेट्रोलियम है, इसकी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फर्नेस मौजूद है, ये फर्नेस मौजूद है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम को डाल देते हैं। क्रूड पेट्रोलियम को डालने के बाद इसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर इसके मुख्तलिफ़ सब्सटेंस निकलते हैं। कैसे? जैसे क्रूड पेट्रोलियम को हम फर्नेस में डालेंगे और इसको गर्म करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 20 डिग्री सेल्सियस तक, 20 डिग्री सेल्सियस तक जैसे टेम्परेचर पहुँचेगा, इसमें से ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो अलग हो जाएंगे। प्रोपेन और ब्यूटेन 20 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, इसमें से पेट्रोलियम अलग हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, इसमें से केरोसिन ऑयल अलग हो जाएगा। इसी तरह मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, इसमें से डीजल अलग हो जाएगा। जैसे ही फिर टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, इसमें से फ्यूल ऑयल जो है, जो कि ये जेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, वो अलग हो जाएगा। इसके बाद मज़ीद जब 400 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर अबव हो जाएगा, उसके बाद पैराफिन वगैरह जो पैराफिन वैक्स या फिर असफाल्ट वगैरह जो है वो इसमें से सेपरेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्रूड पेट्रोलियम को फर्नेस के अंदर गर्म करते हैं, और इसको गर्म करके इसमें से जो मुख्तलिफ सब्सटेंस मौजूद हैं उनको सेपरेट करते हैं। और इनको गर्म करके सेपरेट करना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम। इसमें से फिर प्रोपेन ब्यूटेन भी निकलता है, पेट्रोलियम अलग हो जाता है, केरोसिन डीजल फ्यूल ऑयल वगैरह अलग हो जाता है। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके किसकी, क्रूड पेट्रोलियम की, उसमें से हम क्या हासिल कर सकते हैं, अल्केन्स, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह। तो अब दो चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक तो क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम प्रोपेन और ब्यूटेन को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कुदरती गैस जो निकलती है, उसके अंदर 85% मीथेन मौजूद होता है, और मीथेन भी एक क्या है, अल्केन है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछ सकता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर समझ आ गई है, उसके बाद इसका अगला सोर्स क्या है, ये जो कोयला होता है, कोयले के अंदर से भी हम अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं। कोल जो मौजूद है, कोल भी ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, इसकी भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कि बिट्यूमिनस कोल, लिग्नाइट वगैरह। तो बहरहाल आप इतना याद रखें कि कोल जो है, कोल की या कोयले की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके उसमें से हम अल्केन्स को अलहदा कर सकते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये भी आपको बताता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आपने फ़र्क ज़रूर याद रखना है, आगे भी आपके काम आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर, शायद इसी चैप्टर के एंड में हम इसके कुछ जो है बातें आपने याद करनी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम सब्सटेंस को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उसमें से मुख्तलिफ सब्सटेंस को जो है हम अलग-अलग कर लेते हैं, उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में भी क्या करते हैं, किसी चीज़ को गर्म करते हैं, लेकिन किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में किसी चीज़ को गर्म करके उसको सेपरेट करना, ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कोयले की जो है, कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, और उसमें से अल्केन्स को हासिल करते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये मैंने एक ट्यूब ली, और इसको स्टैंड की मदद से यहाँ पर हमने रख दिया। इसके अंदर यहाँ पर ये कुछ कोयले की मिकदार मौजूद है, कोल की जो है यहाँ पर ये कोल मौजूद है। और यहाँ पर एक और ट्यूब लेता हूँ, और इसमें से मैं जो है पाइप को इसके साथ लगा देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, और इसको भी बंद कर देता हूँ। और एक और यहाँ पर जो है पाइप हम लगा देते हैं इस साइड पे। इसके अंदर यहाँ पर कुछ वाटर मौजूद होगा। अब होता क्या है,
हम कोल को यहाँ पर गर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं गर्म करने पर क्या होता है, ये कोल पिघलता जाएगा तो इसके वेपर्स बनते हैं। वेपर्स जो हैं ये यहाँ से गुजर कर इस ट्यूब के अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर वाटर मौजूद होता है और उसके अंदर ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होते जाते हैं, ये जैसे जैसे इसको गर्म करते जाएंगे ये यहाँ से कंडेंस होकर यहाँ पर एक लिक्विड इकट्ठा होता जाएगा इस जगह पे। ये जो लिक्विड इकट्ठा हो जाता है इसे हम कहते हैं कोल तार। आगे जाके आप पढ़ेंगे भी इसे, कोल तार। और कुछ जो यहाँ पर वेपर्स आ रहे थे इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो कंडेंस होने की बजाय इस ट्यूब से बाहर निकल जाते हैं, इस ट्यूब से, उसे हम कहते हैं कोल गैस, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहे थे। ये कोल तार, ये कोल गैस। और यहाँ पर पीछे कुछ रेजिड्यू बच जाता है, कचरा टाइप बच जाता है, जिसे हम कोक का नाम देते हैं, कोक। तो कोल की जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसको गर्म किया, तो 3 चीज़ें हमें हासिल हुई, कोक, कोल तार और कोल गैस। ये जो कोल गैस मौजूद है इसके अंदर काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं अल्केन्स, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह। तो ये भी आपने याद रखना है कि कोल गैस में से भी हम अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं। किसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके? कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके। तो अब 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक कुदरती गैस, इसके अंदर 85% मीथेन मौजूद होता है जो कि एक अल्केन है। उसके बाद जो क्रूड पेट्रोलियम है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसमें से हम अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसको गर्म करके उसमें से कोल गैस हासिल होती है, जिसके अंदर अल्केन्स की मिकदार कुछ अमाउंट मौजूद होती है। उसके बाद जो है एक सोर्स है, ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स वगैरह के इनके तने वगैरह अक्सर टूट के नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं, पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं वो पत्ते वगैरह क्या कहाँ चले जाते हैं? ये जो पत्ते वगैरह हैं या इनको हम नबाताती अशिया भी कहते हैं, प्लांट्स के जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं इनको नबाताती अशिया का नाम भी देते हैं। ये जब पत्ते वगैरह या ये चीज़ें जब ज़मीन के अंदर गिरती हैं तो ज़मीन के अंदर, हमारी सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं कुछ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनकी तोड़ फोड़ करवाते हैं। तोड़ फोड़ करवाने का मतलब है इनकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं। तो जब इन प्लांट्स प्रोडक्ट्स की यानी कि नबाताती अशिया की डिकम्पोजिशन होती है, तो डिकम्पोजिशन होने के बाद बैक्टीरिया करवाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। तो वहाँ पर एक गैस जो है बनती है, उस गैस को हम नाम देते हैं मार्श गैस का, मार्श गैस का। और इस मार्श गैस के अंदर ज़्यादातर अमाउंट में मौजूद होती है मीथेन गैस, CH4। और CH4 क्या है? एक अल्केन है। इसका मतलब है कि नबाताती अशिया की जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है उससे हम मार्श गैस को हासिल करते हैं और मार्श गैस से फिर हम आगे मीथेन को हासिल कर सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स है, नबाताती अशिया, ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी अल्केन्स का एक अहम सोर्स है। यहाँ से भी मीथेन की मिकदार जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है गोबर गैस, सेवेज गैस और बायोगैस। ये जो मवेशियों का फजला वगैरह होता है ये इकट्ठा होता रहता है। आपने देखा भी होगा अपने गांव के अंदर कि जब ये इकट्ठा होता जाता है, ढेर लग जाते हैं, और जब इसको फिर उठाते हैं तो इसमें से गैस की कुछ मिकदार निकलती है। तो वो गोबर गैस में से गोबर में से, या जो इनका मवेशियों का फजला होता है उसमें से वो जो गैस निकल रही होती है वो मीथेन गैस होती है। अगर आप लोग उस गैस को किसी जार के अंदर बंद कर दें और उसको आग लगाने की कोशिश करेंगे तो उससे आसानी के साथ आग लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर अमाउंट में क्या मौजूद होती है? मीथेन गैस होती है। का मतलब है कि हम मवेशियों के जो गोबर मौजूद होता है उसके अंदर से भी जो है अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मीथेन गैस मौजूद होती है, तो इसे हम गोबर गैस का भी नाम देते हैं। उसके बाद वैसे जो फजला जात वगैरह हैं ये इनके अंदर भी गैस मौजूद होती है, और वो भी क्या होती है? मीथेन गैस मौजूद होती है। और ये प्लांट्स वगैरह के पहले मैंने बात कर दी है, नबाताती अशिया की डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें से मार्श गैस बनती है, इसे हम बायोगैस का भी नाम देते हैं। और इसमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार में CH4 मौजूद होती है, अल्केन्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से सोर्सेस ऑफ अल्केन पूछ सकते हैं कि कोई 2 या 3 जो है सोर्सेस ऑफ अल्केन्स बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये थोड़े से हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम और कुदरती गैस अहम सोर्स हैं। कुदरती गैस के अंदर 85% जो है मीथेन मौजूद होती है। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम से भी हम अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ
जो है कोल से भी हम कोल गैस को हासिल करते हैं जिसके अंदर अल्केन्स की मिकदार मौजूद होती है। उसके बाद जो नबाताती शयान की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से जो है मार्श गैस बनती है जिसके अंदर मीथेन की कुछ मिकदार मौजूद होती है। उसके बाद गोबर गैस, सेवेज गैस और बायोगैस के अंदर भी मीथेन की मिकदार मौजूद होती है। मवेशियों का फजला है, गोबर वगैरह है, या बाकी जो फजला जात हैं, या उसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह के जो कूड़ा करकट वगैरह मौजूद है उसके अंदर भी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छी तरह जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक दफ़ा सुनने के बाद बुक से, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, टेक्स्ट बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा। टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे तो हर चीज़ की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर कोई बात समझ यहाँ पर नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।